आज बेटा हम लोग बात करते हैं पॉलिटी के नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है भारत का प्रधानमंत्री। तो आज हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री से इम्पोर्टेंट पहला टॉपिक है वो है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में विवाद क्या होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, भारत के प्रधानमंत्री के लिए योग्यताएं क्या हैं और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या हैं। तो बेटा आज हम इन टॉपिक पर बात करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री की संपूर्ण जानकारी लेंगे, प्लस भारत के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं स्वतंत्रता से लेकर के अब तक, सबके बारे में हम बात करेंगे और जो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्लस आज हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे प्रधानमंत्री जो कुछ दिन तक ही 16 दिन पद पर रहे, कुछ प्रधानमंत्री 18 दिन पद पर रहे। तो इन प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करेंगे और जितना हो सका है इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने की कोशिश की है हमने। ठीक है, तो हम चलते हैं टॉपिक की तरह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की। तो भारत का प्रधानमंत्री, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री सैद्धांतिक रूप से समस्त कार्यपालक का शक्ति राष्ट्रपति में नियत होती है। बेटा समझ लेना, जो सैद्धांतिक रूप से क्या होता है कि जित कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, कार्यपालिका की शक्ति वो निहित होती है। बेटा कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, वो होती है राष्ट्रपति में। ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होने के बावजूद भी कार्यपालिका की वास्तविकता सत्ता प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, जो कार्यपालिका की वास्तविक सत्ता जो होती है वो प्रधानमंत्री में और मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अब वो कैसे होती है वो आपको हम डिटेल में आगे चल के बताएंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि परामर्शदाता होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत होती है। संविधान का अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। लेकिन होती कैसी वो समझ लो। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों के प्रयोग करने में सहयोग एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा बेटा? एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधानमंत्री होगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। मतलब मंत्रिपरिषद का जो मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद का मतलब मेन मंत्री जो होगा, चीफ मिनिस्टर जो होगा, मेन मंत्री जैसे कहेंगे, मतलब मंत्रियों का जो मुखिया होगा वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा बेटा प्रधानमंत्री। ठीक है, परंतु क्या होता है, एक संशोधन होता है 44वां संशोधन। 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परंतु ऐसे पुनर्विचार के बाद भी कोई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। बेटा समझ लेना। अब क्या होता है कि 44वां संशोधन अधिनियम होता है। तो 44वें संशोधन अधिनियम के तहत ये कहा गया कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति अगर उस सलाह को पुनर्विचार करने के लिए वापस फिर मंत्री के पास भेज देता है, प्रधानमंत्री के पास भेज देता है और प्रधानमंत्री दोबारा से फिर राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। राष्ट्रपति को वह सलाह माननी पड़ेगी। ठीक है, प्रधानमंत्री कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पद नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने भारत का तो बहुत बड़ा पद है। तो हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। मेन बात है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी। प्रधानमंत्री की बेटा नियुक्ति के लिए क्या होता है कि विधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब समझ लेना, राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, ये क्लियर होता है कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। और अनुच्छेद 75 जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना गया हो,
परंपरा के अनुसार त्रिशंकु लोकसभा में स्थित में राष्ट्रपति सबसे बड़ा दल या गठबंधन का नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है, जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना गया हो, जो भी बहुमत प्राप्त दल हो उसका नेता चुना गया हो, और उसके बाद त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़ा दल या संगठन का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सन 1998 में क्या होता है। 12वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सन 1998 में 12वीं लोकसभा में इसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री की अगर योग्यताओं की बात की जाए तो ज़्यादा खास प्रधानमंत्री को कोई योग्यताएं तो है नहीं, लेकिन उन योग्यताओं होना आवश्यक है जो संसद के सदस्य में। देखो, प्रधानमंत्री संविधान में प्रधानमंत्री पद की कोई योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है। संविधान में प्रधानमंत्री पद का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है, प्रधानमंत्री पद की योग्यताओं का। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। पहली बात, प्रधानमंत्री के लिए फर्स्ट कंडीशन है संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। इसलिए जब वो संसद का सदस्य होगा तो संसद के सदस्य की जो योग्यताएं होती हैं, आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की वही योग्यताएं होंगी। ठीक है, और सदन में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। दो ही योग्यता हैं, एक तो संसद की योग्यताएं सभी पास कर रहा हो, और सदन में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री की एक क्वालिटी, प्रधानमंत्री की एक योग्यताएं कहलाएंगी। अब बात करते प्रधानमंत्री की कार्यकाल अथवा अवधि की। अगर बात करें बेटा प्रधानमंत्री के कार्यकाल या प्रधानमंत्री की अवधि की, तो संविधान में प्रधानमंत्री पद की योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए सदस्य का होना जरूरी है। अगर इसकी बात करें, इसके कार्यकाल की बात की जाए, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, परंतु उसका कार्यकाल लोकसभा के बहुमत के समर्थन पर निर्भर रहता है। लोकसभा के बहुमत के समर्थन पर निर्भर रहता है। अगर लोकसभा ने अपना बहुमत हटा लिया तो प्रधानमंत्री खत्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अर्थात लोकसभा में बहुमत खो देने पर, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री क्या करना पड़ेगा? प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा अगर वो लोकसभा में अपना बहुमत, अपना अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो, या अपना बहुमत खो देगा तो इसलिए प्रधानमंत्री को बहुमत होना जरूरी। अब आप लोग कन्फ्यूज हो, कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज हो, बहुमत क्या होता है? तो एक गुट होता है, बहुमत का मतलब यहाँ से समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री को हमेशा अपने पक्ष में कुछ लोगों को रखना होता है। ठीक है, उसे ही हम बहुमत कहते हैं, एक अपनी देसी भाषा में समझ लीजिए। अगला है प्रधानमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिमंडल। समझ लेना, प्रधानमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र समझा जाएगा। मतलब अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो समझ लीजिएगा पूरा मंत्रिमंडल तितर बितर हो जाएगा। जो और भी जो मंत्री होंगे वो मंत्री सारे के सारे तितर बितर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो चुका है एक बार। चौधरी चरण सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी को अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। एक बार त्यागपत्र इन 3 लोगों के साथ हो चुका है। चौधरी चरण सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, तीनों को अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, तो त्यागपत्र भी दे देंगे ये लोग, क्योंकि त्यागपत्र देना इनकी मजबूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। तो इनके अलग अलग फील्ड में अलग अलग कार्य, संसद के लिए अलग कार्य होगा, राष्ट्रपति के लिए अलग कार्य होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। प्रधानमंत्री क्या करता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच का संवाद की भूमिका निभाता है। समझ लेना बेटा, मंत्रियों के और राष्ट्रपति के बीच में जो भी बातचीत होता है, इस बातचीत का बीच वाला मीडिएटर, जैसे कहेंगे मीडिएटर, तो ये बीच का काम करता है। ये दोनों की बातों का आदान प्रदान करता है, बीच का काम करेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, अपने प्रधानमंत्री के पास की तो बहुत ही ज़्यादा पावर है, उनकी तो बात ही छोड़ो। अगला है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री कार्य एवं शक्तियां निम्नलिखित है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के रूप में अब समझ लें, सबसे पहली शक्ति है
जैसे मंत्रियों के बीच विभाग आवंटन व फेरबदल। सबसे पहला, मंत्रियों के बीच विभाग देगा कि आप दुग्ध प्रवार मंत्री हो जाइए, आप कृषि मंत्री हो जाइए, आप राज्य मंत्री हो जाइए। तो मंत्रियों का विभाग ये बांटेगा। उसके बाद फेरबदल भी इनका ही काम का है। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति को करना या किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त करने की सिफारिश करना। देखो, अब भाई नियुक्त कर दिए, प्रधानमंत्री का ये बस नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को हटा दे, अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगर उसके बावजूद भी किसी मंत्री को हटाना है, अपना त्यागपत्र भी ना हो और मंत्री को भी हटाना हो, तो ये सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से कि आप ये मंत्री गलत चल रहा है तो आप इस मंत्री को हटा दीजिएगा। उसके बाद मंत्रियों की बैठकों की अध्यक्षता तथा उसके निर्णय को प्रभावित करना, स्वयं त्यागपत्र द्वारा मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देना। इसका और काम है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी यही करता है। ठीक है। अपना त्यागपत्र देगा तो पूरा मंत्रिमंडल खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, अतः इसके संबंध में निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। लोकसभा की जो शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग करता है, जैसे संसद सत्र को आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी सलाह राष्ट्रपति को देना। संसद को आहूत करने और सत्रावसान करने इसकी सलाह राष्ट्रपति को देगा प्रधानमंत्री। दूसरा, राष्ट्रपति से किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश करना। लोकसभा का भी विघटन कराएगा प्रधानमंत्री। तीसरा, संसद की सरकार की नीतियों की घोषणा करना। अब सरकार जो भी नीतियां करती है उसकी घोषणा करेगा प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री की उपरोक्त भूमिका के साथ साथ अन्य भूमिकाएं भी हैं। देखो, प्रधानमंत्री जब बन गया तो प्रधानमंत्री की कुछ ऐसी भूमिकाएं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो प्रधानमंत्री को निभानी होती हैं। बेटा, ये टॉपिक जो है प्रधानमंत्री से संबंधित, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इस टॉपिक, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ या ये टॉपिक है, आप लोग सारे के सारे लोग इस टॉपिक का नोट्स बनाइएगा, अपने पास रखिएगा। PDF में दे ही दूंगा आपको। उसके बावजूद अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप WhatsApp पर हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर इसको आप समझा दीजिएगा, तो उस टॉपिक को लेकर के हम दोबारा से आपको रिपीट करके समझा देंगे, जिससे क्या होगा कि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, पॉलिटी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और वो हमें पढ़ना ही होगा। तो क्यों ना हम थोड़े से सीरियस होकर के पढ़ें पॉलिटी को। अगली अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के बारे में, तो प्रधानमंत्री अन्य भूमिकाएं भी निभाता है, जैसे राष्ट्र की विशेष नीति को मूर्त रूप से प्रभावी भूमिका। देखो, राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है उसको भी, केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता, सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। और ये क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। ये क्वेश्चन UPSC में पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ना करो कि हल्के में ले लो क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चन पहले मैं क्वेश्चंस को देखा हूँ, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहे हैं उसके हिसाब से ही मैंने नोट्स बनाए। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि नोट्स फालतू में ही आप लोग बस इजीली लिए बैठे रहो। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है और सेनाओं का प्रमुख राजनीतिक होता है। ठीक है, सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो विकास परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ ये 3-4 का और राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इस प्रकार प्रधानमंत्री जो होता है देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावी भूमिका निभाता है। ठीक है, देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और प्रभावी भूमिका निभाता है। अब बेटा बात करें प्रधानमंत्री और गठबंधन सरकार के बारे में। प्रधानमंत्री और गठबंधन सरकार के बारे में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री और गठबंधन सरकार के बारे में सुनिएगा। सन 1990 के दशक में विशेषकर त्रिसंघ संसद की स्थिति और गठबंधन सरकार के दौर में प्रधानमंत्री
की स्थिति और भूमिका में ह्रास हुआ, जैसे प्रधानमंत्री की स्थिति में थोड़ी सी कमी आई, जैसे मंत्रिमंडल में गठन, सरकार के युग में प्रधानमंत्री की भूमिका में ह्रास आया है। ठीक है, मंत्रिमंडल के निर्माण के गठबंधन में, मंत्रिमंडल का निर्माण में जो गठबंधन होता है उसमें थोड़ी सी कमी आई है। दूसरा, विभागों के बंटवारे में भी मंत्री और स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहे। ठीक है, प्रधानमंत्री जो थे स्वतंत्र निर्णय पहले लेते थे, लेकिन अब स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहे। गठबंधन सरकार के युग में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी के रूप में ही भी भलीभांत कार्य नहीं कर पा रहे। गठबंधन सरकार में क्या होता है कि ये पूर्ण रूप से अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अगला है, प्रधानमंत्री के संसदीय नेतृत्व में कमी आई है। गठबंधन सरकार के युग में प्रधानमंत्री को संसदीय कार्य व्यवहार के लिए अपने सहयोगी पर निर्भर रहना पड़ता है। अपना जो सहयोगी होते हैं उन पर निर्भर रहना पड़ता है। गठबंधन सरकार में दलों की समन्वयन समिति भी प्रधानमंत्री के नियंत्रण में रहती है। देखो, गठबंधन सरकार में जो दलों की समन्वयन समिति होती है उसका प्रधानमंत्री नियंत्रण करता है। उसके बाद बात करें प्रधानमंत्री और विवाद। देखो, थोड़ा सा विवाद रहा है इन चीज़ों को लेकर के, तो क्लियर कराना अब मेरा तो फर्ज है। अगर 39वें संशोधन अधिनियम की बात की जाए तो 1975 द्वारा व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री का चुनाव न्यायालय की अधिकारिकता से बाहर है, परंतु 44वें संशोधन, अब 44वें संशोधन अधिनियम में 39वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जोड़े गए अनुच्छेद 329A को रद्द कर दिया गया। देखो, 44वें संशोधन जब हुआ तो 44वें संशोधन से पहले 39वां संशोधन हुआ था और उसमें 329A अनुच्छेद जोड़ा गया था, उसे रद्द कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, और एक और विवाद, वो विवाद ये हुआ कि 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री के चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई उसी प्रकार की जाएगी जैसे संसद के सदस्य के विरुद्ध अनुच्छेद 329 के अधीन की जाती है। अर्थात 44वें संशोधन में कहा गया कि प्रधानमंत्री के चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार संसद के सदस्य के विरुद्ध अनुच्छेद 329 के अधीन की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। और आप इस पर अगर यूट्यूब चैनल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट जा सकते हैं। अब बेटा हम बात करेंगे जो अब तक भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनसे संबंधी थोड़ी थोड़ी बातें हैं, जैसे उन्होंने क्या मुख्य भूमिका निभाई, क्या उन्होंने मुख्य कार्य किया, कितने दिन तक वो पद पे आसीन रहे, किस सन में बैठे थे, क्या उनकी बर्थ डेट थी। तो इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। आपको यही क्वेश्चन याद रखना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। इनकी अगर बात की जाए, डेट ऑफ बर्थ थी 1889 से 1964, मतलब 1889 से लेकर के 1964 तक ये इस दुनिया में रहे। 5 अगस्त 1947 को ये गद्दी पर बैठते प्रधानमंत्री पद पर, और 27 मई 1964 को ये गद्दी से उतर जाते हैं। इस प्रकार इन्होंने टोटल 16 साल 286 दिन शासन किया। अब इनके बारे में थोड़ी सी मुख्य भूमिका। सबसे पहला इनका काम था कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरा, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री पद। तीसरा, इन्होंने प्राचीन हिंदू नागरिक संहिता में सुधार लाया। सबसे महत्वपूर्ण काम किया इन्होंने, प्राचीन हिंदू नागरिक संहिता में सुधार लाए थे। ठीक है, काम तो इनके बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अभी केवल प्रधानमंत्री के रूप में जो इन्होंने काम किया, उसके बाद तो इन्होंने काम किए ही हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल ट्रेंडिंग में, हम उसी क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं। अगली अगर बात की जाए तो अगले जो प्रधानमंत्री बनकर के आते हैं दूसरे नंबर के, तो दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं बेटा, वो बनते हैं गुलजारी लाल नंदा।
इनका जन्म होता है 1898 में, मृत्यु होती है 1998 में। मतलब ये लगभग 100 साल जीवित रहते, 100 प्लस। इनका अगर पद पर आसीन की तिथि बताएं तो पद पर आसीन हो जाते हैं ये 1964 में, और 9 जून 1964 में ये पद से हट जाते हैं। अर्थात सबसे कम समय तक शासन करने वाले ये प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने केवल 13 दिन तक शासन किया। वह भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री थे। अंतरिम प्रधानमंत्री ये बनाए गए थे, ठीक है। इन्होंने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अब समझ लें कार्यवाहक क्या होता है। बेटा, जब अचानक से प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है तो उसका काम करने के लिए जो भी व्यक्ति आएगा तो उसे कार्यवाहक कहा जाएगा। चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे राष्ट्रपति का पद हो। राष्ट्रपति के पद पर आएगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जिसके पद पर जो आदमी काम करने के लिए आएगा वो कार्यवाहक कहलाएगा। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, वो होते लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की बात की जाए तो इनका जन्म होता है सन 1904 ईस्वी में और इनकी मृत्यु होती है 1966 ईस्वी में। 9 जून 1964 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठते हैं और 11 जनवरी 1966 ईस्वी में ये गद्दी से हट जाते हैं। इन्होंने टोटल शासन किया 1 साल 216 दिन। इन्होंने 1995 में भारत पाक युद्ध के दौरान एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। यह नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। इन्होंने भारत में श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। अगर प्रधानमंत्रियों की बात की जाए, ये क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार पूछा गया था कि ये बताओ कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा था जिसने श्वेत क्रांति में बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाए थे, तो वो हो जाएंगे आपकी लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी जी। इनका जन्म होता है 1917 ईस्वी में और मृत्यु होती है 1984 ईस्वी में। 26 जनवरी 1966 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठती हैं और 77 ईस्वी तक चलती, 1977 ईस्वी तक ये कार्यरत रहती हैं। इन्होंने टोटल 11 साल 59 दिन कार्य किया। गद्दी पर बैठी ये 11 साल 59 दिन तक ये लगातार गद्दी पर बैठी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, सबसे पहली बात अगर पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी तो वो थी इंदिरा गांधी। इन्होंने मिलेनियम की महिला नामित किया गया, उन्हें मिलेनियम की महिला नामित किया गया और भारत रत्न पाने वाली पहली महिला है। भारत रत्न पाने वाली ये पहली महिला बनी और इन्हें मिलेनियम की महिला नामित किया गया था। ये इंदिरा गांधी जी के बारे में बात है। अब अगर बात की जाए आपका अगला मोरारजी देसाई के बारे में, अगर मोरारजी देसाई के बारे में बात की जाए तो 5वें नंबर पर थे मोरारजी देसाई, जिनका जन्म होता है 1896 ईस्वी में और उनकी मृत्यु होती है सन 1995 ईस्वी में। इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने शासन किया 24 मार्च 1977 ईस्वी से लेकर के 28 जुलाई 1979 ईस्वी तक, लगभग 2 साल 116 दिन ये शासन करते हैं मोरारजी देसाई। 2 साल 116 दिन। वह 81 वर्ष के पीएम बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अब ये याद रखना, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन प्रधानमंत्री बने थे, तो वो थे मोरारजी देसाई, ठीक है। उन्होंने जिन्होंने बिना इस्तीफा दे अपना कार्यकाल पूरा किया। इन्होंने बिना इस्तीफा दिए अपना कार्यकाल पूरा किया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने औपचारिक रूप से इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की स्थिति को समाप्त किया। इसके अलावा वह एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने निशान-ए-पाकिस्तान, एक पाकिस्तान का पुरस्कार है बहुत बड़ा जिसे कहा जाता है निशान-ए-पाकिस्तान, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो इन्हें मिला था। तो वह कौन सा भारत का प्रधानमंत्री था जिसे भारत का निशान-ए-पाकिस्तान पुरस्कार मिला था। ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है। उसके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जन्म लेते हैं 1902 ईस्वी में और मृत्यु होती है 1987 ईस्वी में। 28 जुलाई 1979 ईस्वी को गद्दी पर बैठते हैं और 14 जनवरी 1980 ईस्वी तक बैठे रहते हैं। टोटल कार्य करते हैं 170 दिन।
ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया, एक भी दिन संसद न जाने वाले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जमींदारी प्रणाली को हटा दिया और भारत में भूमि सुधार अधिनियम लागू किया। ये चौधरी चरण सिंह किसानों के बहुत ही हितैषी प्रधानमंत्री थे। इन्होंने क्या किया, जमींदारी प्रणाली को ख़त्म किया और जमींदारी प्रणाली को ख़त्म करने के बाद इन्होंने एक अहम कदम उठाया और अहम कदम उठाने के बाद भारत में भूमि सुधार अधिनियम लागू कर दिया गया। उसके बाद फिर से प्रधानमंत्री पद पर बैठती हैं इंदिरा गांधी 1980 से 1984 ईस्वी तक। फिर शासन होता है 4 साल 291 दिन। ये पहली महिला जिसने दूसरा कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। ठीक है, ये पहली महिला थी जिसने फिर से दूसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री पद पर लिया। इन्होंने बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान भी मिला इन्हें। प्रधानमंत्री जी को, इंदिरा गांधी जी को, वह दुनिया की सबसे लंबी सेवा करने वाली पीएम है। अब तक के रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे ज़्यादा लंबी सेवा करने वाली पीएम है। उनके साहस और निर्भीकता ने भारत को 1971 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान पर जीत हासिल करने में मदद की थी। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया था। अब बात करते हैं राजीव गांधी की। राजीव गांधी 1944 में जन्म लेते हैं और 1991 में मृत्यु हो जाती है। 31 अक्टूबर 1984 को ये गद्दी पर बैठते हैं और 2 दिसंबर 1989 को ये गद्दी से उतर जाते हैं। 5 साल 32 दिन तक ये शासन करते हैं। 40 साल की उम्र में पीएम बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। ये 40 साल की उम्र में पीएम बने थे, ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। इसके अलावा वह भारत में कंप्यूटर लाए। राजीव गांधी भारत में कंप्यूटर लाए थे। ठीक है, कंप्यूटर लाने का श्रेय अगर भारत में किसी को जाता है तो वो जाता है राजीव गांधी को। अब आते हैं 9 नंबर पर बीपी सिंह 1931 से 2008। दिसंबर 1989 में प्रधानमंत्री पद पर बैठते हैं और 10 दिसंबर 1990 को प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं। टोटल शासन करते हैं 343 दिन। ये पहले पीएम है जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के बाद पीएम पद छोड़ना पड़ा। ये ऐसे पीएम है, पहले ऐसे पीएम है जो अविश्वास प्रस्ताव के बाद प्रधानमंत्री पद को छोड़ना पड़ा था। उसके बाद बैठते हैं चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर 10वें नंबर पर बैठते हैं और ये बैठते हैं 1927 में जन्म होता है, 2007 में इनकी मृत्यु होती है। 10 नवंबर 1990 को गद्दी पर बैठते हैं और 21 जून 1991 को गद्दी से उतर जाते हैं। टोटल शासन करते हैं 223 दिन। ये समाजवादी जनता पार्टी से थे। ये इनसे केवल एक ही क्वेश्चन अब तक पूछा गया है कि चंद्रशेखर किस पार्टी थे, तो ये समाजवादी जनता पार्टी से संबंध रखते थे। ठीक है, उसके बाद बेटा अगले जो प्रधानमंत्री बनकर के आए वो आए पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनकर के आते हैं और ये पद पर बैठते, पद पर आसीन होते हैं 21 जून 1991 में और 16 मई 1996 में ये पद से उतर जाते। ये टोटल शासन करते हैं 4 साल 330 दिन। 4 साल 330 दिन ये शासन करते हैं। ये दक्षिण भारत के प्रथम पीएम थे। अगर ये पूछ लिया दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने भारतीय आर्थिक सुधारों के पिता के रूप में जाना जाता है। भारतीय आर्थिक सुधारों के पिता के रूप में किसे जाना जाता है तो वो जाना जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। उसके बाद प्रधानमंत्री पद पर फिर बैठते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और ये बैठते हैं 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक। 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक 16 दिन शासन करते। सबसे छोटे कार्यकाल के पीएम थे ये। इन्होंने भारत के दूरसंचार उद्योगों में सुधार किया। इन्होंने क्या किया, भारत में दूरसंचार उद्योगों में सुधार किया। साथ ही उन्होंने भारत पाक रिश्तों को सुधारने के लिए एक पहल की। इन्होंने क्या किया, दूसरा कि भारत पाक रिश्तों को सुधारने के लिए एक अहम भूमिका निभाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने।
इनकी मृत्यु हो गई है सन 2018 में। इनकी मृत्यु हुई है सन 2018 में। इनका जन्म हुआ था 1924। ठीक है। उसके बाद पद पर बैठते हैं एच.डी. देवगौड़ा। प्रधानमंत्री पद पर बैठते हैं एच.डी. देवगौड़ा। 1 जून 1966 से 21 अप्रैल 1997 तक एच.डी. देवगौड़ा पद पर बैठते हैं। टोटल शासन करते हैं 324 दिन। देवगौड़ा जो थे वो जनता दल से थे। केवल एक ही क्वेश्चन इससे पूछा है कि देवगौड़ा किस दल से थे, तो देवगौड़ा जनता दल से थे। ठीक है। इसके बाद 14वें पीएम बन के आते हैं। 14वें पीएम बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल। इनका जन्म होता है 1990 में और इनकी मृत्यु होती है 2012 में। 21 अप्रैल 1997 को ये गद्दी पर बैठते हैं और 19 मार्च 1998 को ये गद्दी से हट जाते हैं। टोटल शासन करते 332 दिन। टोटल शासन 332 दिन करते हैं। इन्होंने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया था। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि एक थी, उसमें क्या था कि आप किसी भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, तो उस पर उन्होंने विरोध किया और इसी विरोध के कारण पोखरण परमाणु संरक्षण बनाया गया। अगर ये वो हस्ताक्षर कर देते तो ये पोखरण परमाणु संरक्षण नहीं होता। उसके बाद फिर गद्दी पर बैठते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। जन्म होता है ये गद्दी पर बैठते 1998 से लेकर के 22 मई 2004 तक। 6 साल 64 दिन ये शासन करते हैं। ये ऐसे पहले गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने पीएम के रूप में पूरा कार्यकाल किया था। ये एक ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर पूरा कार्यकाल किया। ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 16वें प्रधानमंत्री बनकर के आते हैं मनमोहन सिंह। जन्म होता है 1932 ईस्वी में। ये गद्दी पर बैठते हैं 22 मई 2004 में और 26 मई 2014 तक लगातार 2 बार पीएम पद पर रहते हैं। 10 साल 4 महीने 2 दिन कार्य करते हैं। पहले ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पहले सिख थे। इन्होंने भारत में 8 नए आईआईटी खोले, 8 नए आईआईटी स्कूल खोले, आईआईटीज की स्थापना की। इन्होंने अगला क्या किया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये इम्पोर्टेंट है इनका, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत भी इन्होंने की, मनमोहन जी ने। उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं आपके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनका जन्म होता है 1950 में। ये गद्दी पर बैठते 26 मई 2014 को वर्तमान भारत के चौथे प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए, ये गद्दी पर बैठते हैं और वर्तमान में वो प्रधानमंत्री अभी भी इस पद पर हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी टॉपिक का आज शाम को टेस्ट होगा और आप लोग एक बार इस वीडियो को